रेलवे में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम लोग हल करेंगे, और चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। इसके साथ साथ साइंस और मिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे अलग से, ये भी दूसरी वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है बल को, यह बल, इसमें कहा गया बल को होता है। ऑप्शन में है केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होती है, परिमाण दिशा दोनों होती है, ना तो परिणाम और ना तो परिमाण ना तो दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए, बल, एक पहली बात तो बल कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमाण दिशा दोनों। क्योंकि जैसे मान लो कि कहा गया कि बल 30 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ पे 30 क्या है? परिमाण है, और दिशा तो इसमें दिया नहीं क्योंकि, लेकिन इसमें आपका परिमाण हो दिया है, लेकिन और ये क्या आपका न्यूटन, ये आपका मात्रक हो जाता है, ठीक है। अब जो बल है वो किस दिशा में लगता है? बल की भी एक दिशा होती है, ठीक है, इसलिए बल में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन एसआई मात्रक है, तो किसका हो जाएगा? बल का, ठीक है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, या फिर न्यूटन मीटर भी होता है, या फिर अर्ग भी होता है। ये सारे किसके मात्रक होते हैं? कार्य के होते हैं। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसका है? संवेग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही, तो यहाँ पे कहा गया 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम। क्या होता है 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम? ये गलत है, क्योंकि न्यूटन, 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर है, तो ये भी गलत है। चौथा 1 न्यूटन बराबर 1 केजी पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत है। तीसरा सही हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की एक वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करती है तो फार्मूला पता है, F बराबर क्या होता है? m a होता है। जहाँ पे यहाँ पे F प्रोपोर्शनल m होता है, F प्रोपोर्शनल a होता है, ठीक है। लेकिन F का संबंध m के साथ डायरेक्ट होता है सीधा, F का a के साथ सीधा होता है, लेकिन यहाँ पे a का जो होता है 1/m के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्या त्वरण m के बराबर है? गलत। क्या त्वरण f के प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे मतलब है कि हाफ, उल्टा 1/f के बराबर होता है, गलत है। चौथा ये भी गलत है। यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि जो त्वरण होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है संबंध, है ना। चलिए समझ में आया क्वेश्चन कि ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है? क्योंकि F बराबर एम ए का फार्मूला होता है। अगर हम m को इधर लाएंगे तो F/m हो जाएगा बराबर a के। तो यहाँ देखिए a का संबंध सीधे बराबर f के है, लेकिन a का m के साथ 1/m बराबर a, मतलब प्रोपोर्शनल उल्टा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन दो राशियों का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो अभी हमने बताया था संवेग का मात्रक होता है और साथ में आवेग का भी मात्रक यही होता है। संवेग और आवेग दोनों का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए परिभाषा थोड़ी सी दोनों की अलग है, लेकिन मात्रक सेम होता है और जिसका मात्रक सेम होता है उसकी विमा भी सेम होती है। विमा कितनी हो जाएगी? M L T इनवर्स, ML T इनवर्स। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? संवेग परिवर्तन अगर रहेगा तो ये आवेग के बराबर होता है, आवेग। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाए संवेग परिवर्तन की दर पूरा हो जाता है, दर जिसमें जुड़ जाएगा तो वो आपका बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? C। ठीक है, ये परिभाषा होती है, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है और संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं टकराने से पहले उनके वेग दिए U1 U2, टक्कर के बाद उनके वस्तु के वेग V1 V2 हो, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मान्य होगा? देखो, संवेग संरक्षण कहता है कि संवेग संरक्षण का मतलब ये होता है कि जो प्रारंभिक संवेग होगा, संवेगों का योग हो जाएगा, वो अंतिम संवेग के बराबर होता है। प्रारंभिक संवेग मतलब P बराबर अंतिम संवेग का योग, ऐसे कर सकते हैं। पहले देखो संवेग P बराबर क्या होता है? mv होता है। ठीक, m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग होता है। तो पहले का वेग कितना हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले पहली वस्तु और पहली वस्तु का वेग, तो संवेग कितना हो जाएगा? m1 u1, और दूसरी वस्तु और दूसरी वस्तु का वेग m2 u2। तो इनका टक्कर से पहले योग कितना था उसको जोड़ लीजिए, फिर इसके बाद टक्कर के बाद कितना हो जाएगा? m1 v1 और दूसरी वस्तु का m2 v2। तो टक्कर के बाद का योग जोड़ लेंगे और ये आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसको आपको बराबर कर देना है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका किस में है? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें दिख रहा? यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस तो होगा नहीं, यहाँ पे एक माइनस है क्योंकि ये दोनों तरफ है, और ये इसमें माइनस है भी गलत हो जाएगा। इसमें आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक हो जाएगा। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, बी ऑप्शन। टक्कर से पहले का संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिक्षेप, देखो बंदूक चलाते हैं, जैसे बंदूक चलाएंगे, गोली निकलेगी, तो गोली निकलते समय एक झटका मारती है पीछे की ओर, तो ये आपका क्या होता है? न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। लेकिन उसका जो प्रतिक्षेप होता है, ठीक है, गोली जो सीधे जाती है वो किस आधारित होती है? संवेग पे आधारित होती है। प्रतिक्षेप उसका किस पे आधारित होता है? संवेग पे। ठीक, चलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पे रखी हुई है,
वस्तु का संवेग कितना होगा। संवेग पहले देखिए, P बराबर होता है mv। P है संवेग, m है द्रव्यमान और v है वेग। तो द्रव्यमान तो इसमें तुमको दिया है, कितना हो जाएगा 0.5, और v तुमको दिया है इसमें, तो इसमें v तो दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब v नहीं है तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। उसका v का मान अगर 0 है, इसमें जब दिया ही नहीं है तो 0 मानेंगे, तो इसका मतलब संवेग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका गलत है। तो यहाँ पे जो इसका संवेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है इसका, कोई एक 0 हो जाएगा, मान लो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन शायद पढ़ चुके हैं हम। संवेग मतलब m और v, ठीक है, और वेग मतलब केवल v। इसका अनुपात बनाओगे तो क्या आएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा तो m बचेगा केवल। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी करते हैं, m v बटे में v, मतलब संवेग और वेग का अनुपात हो जाएगा, तो v से भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल m बचेगा, मतलब द्रव्यमान बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, ठीक है, कोई गतिशील वस्तु है या कोई स्थिर वस्तु है, उस या और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये तो आपका किसका नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। ये क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने, गैलीलियो। जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, और गैलीलियो के गतिविषय का 3 नियम है, न्यूटन के 3 नियम हैं, लेकिन गैलीलियो ने 3 आपको क्या दिए हैं, समीकरण दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। यहाँ पे है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या हो जाता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल डायरेक्ट किसके होता है, a के, है ना। तो F बल के यहाँ पे जो त्वरण होता है वो क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है, प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है। तो हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। दिशा तो समान ही नहीं होती है, क्रिया प्रतिक्रिया की दिशा में सब विपरीत होती है, एक की इधर होती है तो दूसरे की इधर होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है ना, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार तैरता है, पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, मतलब इस आदमी के हाथ की दिशा पीछे की ओर होती है, और पानी द्वारा लगाया गया बल आगे की ओर होता है, तभी आदमी आगे बढ़ता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है हमेशा 2 वस्तुओं पे, अलग अलग वस्तुओं पे लगता है, और उनकी दिशा विपरीत होती है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे आदमी और पानी, पानी में तैर रहा आदमी, तो पानी और आदमी 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, उन पे विपरीत दिशा में बल कार्य करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो अभी हमने बताया है बराबर और विपरीत दिशा, दिशा भी बराबर होती है और प्रतिक्रिया होती है। तो ये कौन से नियम का है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, गलत है। गति के द्वितीय नियम, ये भी गलत है। तृतीय नियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन के गति के कौन से नियम पे संभव है? तो अभी हमने बताया कौन सा नियम हो जाएगा? तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे, या कोई वस्तु तब तक गति अवस्था में रहेगी। जैसे कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये नियम या ये कथन सब किसके हैं? न्यूटन के हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम पे आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा न्यूटन के क्या हो जाएगा? बल की जो परिभाषा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से दी जाती है, दूसरे नियम से दी जाती है, तीसरे नियम के गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो बल की परिभाषा होती है न्यूटन के कौन से नियम? बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से होती है, पहला नियम से, है ना। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या होती है? यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? गति के प्रथम नियम से। न्यूटन के बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से। दूसरे नियम से क्या मिलता है हमको? F बराबर ma, मतलब है कि बल का सूत्र प्राप्त होता है। गति के तीसरे नियम से हमको क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे बल की प्रकृति, बल की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम से न्यूटन के जो बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, तीसरे नियम से बल की प्रकृति प्राप्त होती है, प्रकृति कैसी है बल की। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया था, है। चलिए, जब सेब गिरा था उनकी खोपड़ी में, चलिए सेब की जगह पे और कुछ गिर जाता तो न्यूटन का जो नियम है आज हम नहीं पढ़ रहे होते। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है वो हमेशा क्या होती है? जड़त्व होती है। जड़त्व चाहती है कि जो जिस स्थिति में है उसी अवस्था में बना रहे, लेकिन तब तक बना रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा। जैसे कोई रुका है तो रुका ही रहेगा, अगर उसको हम धक्का देंगे, बल लगाएंगे तभी तो गति अवस्था में आएगा। ये गति अवस्था में है, ठीक, तो वो गति अवस्था में ही चलता रहेगा जब तक उसको हम पकड़ के रोकेंगे नहीं। लेकिन वो रुकता भी है, किस कारण रुकता है? घर्षण के कारण रुकता है ना। कोई बल कार्य ही करता है तभी वो रुकेगा या चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। पहला नियम क्या नियम है? तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, बताया अभी। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर देखिए। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी लोग इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी होता है, घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है और आगे बढ़ता है तो इसमें बोला जा रहा है कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से चलता है। क्या गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से चलता है? दूसरा है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से चलता है, आगे बढ़ता है, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से ये आगे बढ़ता है, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से चलता है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? कौन किस पे बल लगाता है जिससे आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचते हैं, ये घोड़ा, ये गाड़ी आगे बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जब घोड़ा गाड़ी होता है तो घोड़ा पैरों से बल लगाता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन जो घोड़ा होता है वो बल किस दिशा में लगाता है? पीछे की ओर लगाता है ना। जैसे घोड़ा है तो बल की दिशा वो पीछे की ओर दबाता है। बल की दिशा क्या होती है? पीछे की ओर, घोड़े के पैरों की, वो पीछे की ओर दबाता है। तो पृथ्वी उसको आगे की ओर बढ़ाती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये पैर से पीछे दबाएगा तभी वो आगे बढ़ेगी, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, ना कि घोड़े द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल से। पृथ्वी बल लगाती है तब आगे बढ़ता है। ठीक, क्योंकि आगे बढ़ने का कारण है कि पृथ्वी आगे बढ़ती है और घोड़ा पीछे की ओर बल लगाता है। घोड़े द्वारा जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा किस ओर होती है? पीछे की ओर, नीचे की ओर दबाता है तभी और पृथ्वी प्रतिक्रिया बल लगाती है तब आगे बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री की दिशा में या आगे की दिशा में इसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है। देखो, जैसे कहा जा रहा है कि बस है, बस में कोई आदमी बैठा है और अचानक बस चल देती है। ठीक है, कहा गया कि बस अचानक ब्रेक लगाता है, चलती नहीं है। इसका मतलब है बस चल रही है, चलती हुई बस है और अचानक ब्रेक लगाता है तो आदमी आगे की ओर लड़ जाता है, दूसरी सीट में जो आगे होती है ना। तो ये इसको किसके द्वारा समझाया जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखो, सबसे पहले हम एक जड़त्व होता है, जड़त्व होता है। और जड़त्व तो तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक विराम का जड़त्व होता है, ठीक है, एक गति का जड़त्व होता है और एक होता है दिशा का जड़त्व। विराम में है तब भी जड़त्व होता है, गति में है तब भी जड़त्व होता है, दिशा बदलेगी तब भी जड़त्व होगा उसमें। तो जब कोई आदमी चलती हुई बस में बैठा हुआ है और बस वाला अचानक ब्रेक लगाता है तो वो आदमी पहले किस अवस्था में था? गति अवस्था में, क्योंकि बस चल रही है तो आदमी भी उसी की गति से ही चल रहा है जैसे बस चल रही है। कोई बस है तो जिस गति से बस चलती है उसी गति से आदमी भी उसी में गतिशील है। लेकिन बस अचानक रुकती है, जैसे ब्रेक लगाता है तो आदमी तो गति अवस्था में है। तो जब वहाँ पे बस ब्रेक लगाई जाती है तो आदमी उसमें लड़ जाता है आगे। तो इसका मतलब है कि उसमें विरोध हो गया, है ना। उसका विरोध करेगा जरूर, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बना रहेगा, इसलिए आदमी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा? गति का जड़त्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर तो है नहीं जड़त्व, तो इसका मतलब है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से हम क्या पढ़ते हैं? जड़त्व के बारे में, जड़त्व के बारे में। ठीक है, तो आंसर इसका न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा और न्यूटन के प्रथम नियम में ही हम जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसी का विपरीत होता है, जैसे बस खड़ी है और उसमें आदमी बैठा है, बस अचानक चल देती है तो व्यक्ति पीछे की ओर लड़ता है। तो यहाँ पे विराम अवस्था में था, अचानक गति अवस्था में बस आ जाती है तो आदमी तो विराम में ही रहना चाहता, इसलिए पीछे लड़ जाता है ना। तो वहाँ पे विराम का जड़त्व होता है। और तीसरा एक होता है कि जैसे मान लो कि बस चल रही है, ठीक है, इसको समझाते हैं, दिशा का जड़त्व भी समझा देते हैं हम। जैसे मान लो बस एक सीधी रोड में चल रही है, सीधे चल रही है और आगे जाके मोड़ है, आगे जाके ऐसे मोड़ है रोड। तो अभी बस यहाँ पे है तो आदमी उसी दिशा में सीधा चल रहा है, लेकिन आगे बस जाके इधर मुड़ जाएगी तो आदमी तो सीधा चल रहा था तो आदमी इसलिए इधर की ओर चला जाता है। तो बस इधर मुड़ जाती है तो हमेशा व्यक्ति खिड़की की ओर झुक जाता है, चिपक जाता है गाड़ी मुड़ने पे। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है? दिशा का जड़त्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट,
रॉकेट क्या होता है, जैसे ये रॉकेट है, ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल है, मान लो ये रॉकेट हो गया। तो यहाँ पे पीछे की ओर प्रणोदक या गैस से बहुत छोड़ता है, तभी ये आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जब आगे की ओर कब बढ़ेगा, जब ये पीछे की ओर गैस से छोड़ेगा तेजी से, ठीक। तो इसका मतलब है पीछे की ओर दबाएगा तो आगे की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, गति का तीसरा नियम हो जाता है। एक सेकेंड, हम कहाँ लगा दे रहे हैं, ये गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है, ठीक है। और अगर तृतीय नियम नहीं है तो यहाँ पे संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण होता है, रेखीय संवेग संरक्षण। अगर आपका न्यूटन का तृतीय नियम नहीं है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण वही है, जैसे एक आदमी घोड़े पे खड़ा है, बैठा है ना, और घोड़ा अचानक चल देगा तो क्या होगा, व्यक्ति पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। तो वही है कि पहले विराम अवस्था में दोनों हैं, लेकिन घोड़ा अगर गति पकड़ लेगा तो आदमी तो विराम अवस्था में बना रहना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए पीछे गिर जाता है। तो ये किस कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। और जड़त्व कौन सा, यहाँ पे जड़त्व का, एक सेकेंड हमने क्या लगा दिया, विराम का जड़त्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, विराम का जड़त्व, क्योंकि वो विरामावस्था में दोनों थे। घोड़ा गति अवस्था में आ गया, लेकिन आदमी तो विरामावस्था में रहना चाहता है जो उसमें बैठा है, इसलिए वो पीछे की ओर गिरने की आशंका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जैसे, तो जब कैच लेता है तो हाथ पीछे करके खींचता है, ठीक है। जब कैच लेता है तो गेंद के साथ उसको पीछे हाथ कर लेता है, पकड़ के पीछे तेजी से खींच लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पीछे की ओर पकड़ना यहाँ था, लेकिन वो पकड़ेगा आगे खींच के यहाँ पे। तो इसका मतलब जो यहाँ पकड़ रहा था, जल्दी पकड़ रहा था, यहाँ पे पकड़ेगा तो थोड़ा समय बढ़ जाएगा। तो समय बढ़ जाने के कारण वहाँ पे क्या होता है, बल कम हो जाता है। एक बल इंटू समय, बल इंटू समय, ये क्या होता है, आवेग होता है। आवेग का फार्मूला होता है बल। यहाँ पे समय बढ़ जाने के कारण क्या होता है, बल का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है आवेग का काम करता है, लेकिन यहाँ पे हो ऑप्शन किस हिसाब से, देखो बाल विराम की स्थिति में आ सकती है, वो तो आएगी ही। बाल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो, ठीक। तो हमने बताया है कि जब इसमें कहा गया है कि बाल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है, क्योंकि समय बढ़ जाए और बल का मान कम हो जाए। क्या हो जाएगा, समय बढ़ जाए, समय बढ़ने से बल का मान कम हो जाएगा, जिससे हाथ में चोट नहीं लगेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, बराबर ma, मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कोई कालीन है, कालीन का मतलब समझ रहे हैं, दरी ना, जैसे गंदी जिसको बिछाते हैं, बैठते हैं, कोई कालीन है, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर गंदी है, तो उसके जो छड़ी से पीटते हैं तो उसमें कौन सा सफाई के लिए कौन सा नियम लागू होता है। जैसे कोई दरी है, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, अब इसको हम छड़ी से पीटेंगे तो पहले देखो ये दोनों कंकड़ और मतलब इसमें जो गर्दा है, मिट्टी है जमी हुई है, वो कालीन के साथ किस अवस्था में है, विश्राम है ना, रुके हुए हैं, उसी के साथ स्थिर हैं।
लेकिन हम क्या करेंगे, कालीन में डंडा मारेंगे, कालीन में डंडा मारेंगे तो कालीन तो गति अवस्था में आ जाएगी, लेकिन उसके जो अंदर कण फंसे हुए हैं मिट्टी के, धूल के, वो विराम अवस्था में ही रह जाते हैं, इसलिए वो रुके रह जाते हैं और गति अवस्था में जब कालीन आ जाती है तो वो निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है, और विराम का जड़त्व तो ऑप्शन में है नहीं, तो जड़त्व किस नियम पे आधारित होता है, गति का प्रथम नियम, ठीक है, गति का प्रथम नियम, जड़त्व की बात जब भी करेंगे वो गति का प्रथम नियम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 61 नंबर, कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा। अगर किसी में त्वरण है, ठीक है, त्वरण है तो इसका मतलब उसका वेग बढ़ता रहेगा हर समय, अगर त्वरण 0 है तो वो एक समान वेग से रहेगा। इसमें कहा गया है कि समान त्वरण से है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। 62 नंबर है, एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं तो ए का सापेक्ष बी का वेग क्या होगा, ए का सापेक्ष बी वेग बी के साथ क्या होगा। देखो इसमें कहा गया है कि दिशा, एक ही दिशा है, दिशा भी समान है और वेग भी समान है दोनों की। जैसे दो पिंड है, मान लो एक ये पिंड है ए, ये पिंड है बी, ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं और समान गति से जा रहे हैं, इनका वेग भी समान है, ठीक है, समान वेग है और एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जैसे मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो, एक ट्रेन इधर जा रही है और सेम ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी भी ट्रेन, तो इसमें बैठा आदमी, इसमें बैठा आदमी, बराबर से चल रही ट्रेन, और तुम एक दूसरे, जो आदमी तुमको देख रहा है वो भी तुम भी उसको देख रहे होगे, क्योंकि जब वेग समान होता है तो दोनों साथ जा रही हैं एक साथ, तो जो आदमी इसमें होगा वो तुम्हारे साथ एकदम चलता रहेगा। इसका मतलब है कि इसको और तुमको लगेगा कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये उसको लगेगा तुम हमारे साथ खड़े हो। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे की सापेक्ष गति क्या होती है, 0 होती है। यह हम सापेक्ष गति का हमने पढ़ा है कि सापेक्ष गति क्या होती है, हमेशा माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो इसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी भी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहाँ पे जब माइनस करेंगे 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सापेक्ष गति हमेशा क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हम उदाहरण से बता रहे हैं कि जैसे दो बसें हैं या दो ट्रेनें हैं, उस एक साथ चल रही हैं और समान गति से चलेंगी, तो दोनों में व्यक्ति एक साथ बगल में ही दिखेंगे, क्योंकि एक दूसरे की ऐसा लगेगा कि खड़ी ट्रेन है या चल रही है, कुछ पता नहीं, क्योंकि दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष चाल कितनी होती है, 0 होती है, ना कोई आगे बढ़ता जाता है ना कोई पीछे बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, ठीक है, एक समान द्रव्यमान के टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, सही उत्तर प्राप्त करें। ऐसे मान लो कोई कांच की गोली है, मतलब शीशे की गोली है, और एक टेनिस की गेंद है। इसमें कहा गया कि समान द्रव्यमान है, मतलब है कि दोनों का द्रव्यमान समान है, वेग भी समान है, दोनों का द्रव्यमान भी समान है, दोनों का वेग भी समान है, और हम अगर इसको दीवार पे मारते हैं तो यहाँ पे टेनिस की गेंद तो वापस आ जाती है, लेकिन शीशे की गेंद नीचे गिर जाती है उसी जगह पे। तो इसका कारण क्या होता है, देखो जब द्रव्यमान समान है, वेग भी समान है, तो m समान है, v भी समान है, तो m और इंटू वी मतलब p हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों का संवेग भी समान होगा। इसमें कहा गया कि शीशे की गोली का संवेग टेनिस की गेंद से अधिक होता है, गलत होगा, क्योंकि द्रव्यमान वेग दोनों समान है तो संवेग तो बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की गोली के संवेग में टेनिस की गेंद से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है, तो आंसर ये हो जाएगा इसका, परिवर्तन अधिक होता है, क्योंकि शीशे गोली के संवेग में टेनिस की गोली के संवेग की अपेक्षा परिवर्तन अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होगा, एक कारण ये भी हो जाता है।
जिससे गोली का घनत्व ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका परिवर्तन अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन है कि एक जेट इंजन काम करता है। जेट इंजन किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जेट इंजन किस में लगे होते हैं? सबसे पहले तो जेट इंजन जो लगे होते हैं रॉकेट में लगे होते हैं। इसमें रॉकेट में, ठीक है, जो रॉकेट होता है, अभी इसका मैंने एग्जांपल बताया है। जेट इंजन रॉकेट में लगे होते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पे। अब यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे? रेखीय संवेग संरक्षण लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जा सकती है। कण के गति के द्रव्यमान, गति और द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा। तो द्रव्यमान है मतलब m है और गति का मतलब v है। तो हमने अभी पढ़ा है m और v, ये क्या होता है? संवेग। p बराबर mv होता है। तो हम इसका मतलब ये है कि हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं उसके संवेग से। कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा संवेग के द्वारा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। तो यह बल का इकाई मात्रक तो न्यूटन होता ही है, लेकिन आपको डाइन में बताना है ना। और पिछली क्लास में शायद हम कर चुके हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन होता है, तो क्या हो जाएगा? बी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है। तोप से गोला दागते हैं तो बीच हवा में विस्फोट करता है, तो क्या होता है? संवेग बढ़ जाता है। अब विस्फोट करेगा तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब द्रव्यमान कम हो जाएगा संवेग तो घट जाएगा आगे जाके। संवेग घटता है ना। इसमें कहा कि संवेग बढ़ता है, संवेग घटता है। इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इसकी कुल गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो कोई गोला दागते हैं तो बीच हवा में जाके क्या होता है? विस्फोट होता है। तो होता क्या इसमें? संवेग है। इसमें कहा गया संवेग बढ़ता है, फिर आगे संवेग घटता है और कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि बीच में जाके जब तेजी से विस्फोट करता है तो इसकी क्या होती है? बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है ना, गति पकड़ लेता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कुल बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आपका मोशन चैप्टर से इतने क्वेश्चन थे कुछ। तो ये आपके चैप्टर से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वैसे अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी, जो क्योंकि रेलवे में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है, तो आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो आपको मिक्स क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में और कोई नया चैप्टर लेके, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।